यह हमारे क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले हम लोग एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है क्या, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि राष्ट्र क्या होता है। थोड़ा धीरे, क्या नाम है आदित्य, थोड़ा धीरे धीरे। तो राष्ट्र क्या होता है, तो बोला गया है मिस्टर अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने देश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। हमारा भारत क्या है, एक राष्ट्र है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कोई कह देना ये क्या कहते हैं अच्छा भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तुम बताओ सोनी, भारत कब, हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तारीख 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 याद नहीं है, तुम बताओ। देश के ये सब वीर हैं, बताओ जी। हाँ, 15 अगस्त 1947। बैठ जाइए, ये सब चीज़ याद रखिए, हम जान के पूछ रहे थे। सब चीज़ हिस्ट्री पढ़ोगे, सब चीज़ नहीं जानोगे तो कैसे होगा। जिस देश में हम लोग रहते हैं, पता है किस देश में तुम रहती हो, भारत में, उसके राष्ट्रपति कौन है, ला क्या है जी राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू। ये सब चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए। कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं, अगर जाइएगा और कहाँ से कोई मिलेगा बुजुर्ग आदमी या कोई पूछ दिया कि कहाँ से आ रहे, तो सोनाली क्लासेस से कौची पढ़ के, तो हिस्ट्री। तो बउआ हिस्ट्री कौची कहते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बताओ कि क्या कहते हैं, भारत देश कब आज़ाद हुआ। तो कह दोगे क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 के, तो कहेगा कि एक था, मास्टरों के घर याद देगा कि क्या पढ़ा रहा है, इसमें मेरा क्या दोष है, नहीं ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया क्या कि राष्ट्र को समझने के पहले देश को समझना जरूरी होता है। तो आप लोग ये कहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि देश कब आज़ाद हुआ यही नहीं पता है आप लोग को, ये सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1950 को, सॉरी 1947 को हमारा क्या कहते हैं, देश आज़ाद। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ये लोग इसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो एक बताया गया कि अर्नेस्ट रेनर ने बताया है क्या कि समान भाषा नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर हर व्यक्ति का भाषा क्या हो, एक हो। ठीक है, अलग भाषा जानता हो, जैसे कि हम लोग भारतवासी हैं तो कुछ भाषा जाने न जाने क्या कहते हैं, हिंदी सब जानते हैं, जानता है ना जी। अगर कोई क्या कहते हैं लंदन में चला जाए, अमेरिका में चले जाए, तो कुछ जाने न जाने वो उसको बिना पढ़े ले, तुम लोग को इंग्लिश पढ़ने के लिए, हम लोग को इंग्लिश जानने के लिए इंग्लिश का कोचिंग क्लास या स्कूल जाना पड़ेगा। क्या हिंदी के लिए स्कूल जाना पड़ा होगा, नहीं, वो लोग हम लोग ऑटोमेटिक सीख लिए। उसी प्रकार से अंग्रेज लोग जो है उसको अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ा होगा, नहीं। यानी उस पूरे देश की भाषा वही है। तो जिस देश में रहते हैं उस देश में जहाँ पर सभी नागरिक की वही भाषा होती है, समान होती है, तो उसे भी क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। समान नस्ल के लोग रहते हैं, यानी एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका क्या कहते हैं, ऐसा भारत में कोई व्यक्ति है जिसका क्या कहते हैं 4 गो टांग है और 3 गो क्या कहते हैं आँख है। एक्सेप्शन कोई कोई तो हो जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन जनरल केस में 2 गो हाथ, 2 गो पैर, 2 गो आँख, यही ना होगा। तो नस्ल भी समान होना चाहिए, धर्म भी समान होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत को नहीं, भारत तो हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, एक अलग चीज़ यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है, अलग चीज़ है बात। लेकिन अगर जनरल की बात क्या है कि राष्ट्र की बात कहा गया है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि अर्नेस्ट के अनुसार राष्ट्र किसे कहते हैं, तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर समान भाषा हो, समान क्षेत्र हो और नस्ल भी क्या होता है, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। नस्ल समझते हो, नस्ल नहीं समझते हो, चलो नस्ल को हम समझाते हैं। घर में गाय है या गाय को देखे हो, एगो कहते हो गाय की देहाती गाय है, एगो कहते हो कि जर्सी गाय है, कहते ना हो जी। तो क्या है, वो एक जर्सी एक अलग नस्ल है, देहाती एक अलग नस्ल है, एगो होता है पंजाबी गाय है। ठीक है, तो उसका एक अलग नस्ल है।
तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक ही ग्रुप में, एक ही समूह में आता है तो उसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं नस्ल कहते हैं। तो अर्नेस्ट के अनुसार से जिसकी भाषा समान हो, क्षेत्र एक हो और नस्ल भी एक हो तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। बोला गया है क्या कि अगर एक राष्ट्र की तैयारी होती है, मतलब एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें लंबे प्रयास, जैसे कि हमारा भारत देश तो हम लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी ये कर रहे हैं, फलना ये कर रहा है, लेकिन उसको तैयार करने के लिए आपको कई प्रकार के मेहनत करने होंगे, ठीक है, प्रयास करना होता है, नियमावली तैयार करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि भारत देश से क्या हुआ, पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान, बंगाल सब भारत में था, लेकिन धीरे धीरे बट गया। तो पाकिस्तान वाले तो बट के कहें कि हमरा अलग कर दीजिए, लेकिन वहाँ के लोगों से क्या देश संभल रहा है? नहीं संभल रहा है। तो राष्ट्र अलग करने से जाओ भाई, तुम हमारे हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना, लेकिन तुम्हारा पाकिस्तान तुमसे नहीं संभलेगा, क्योंकि एक राष्ट्र चलाने के लिए क्या कहते हैं, सामाजिक एकता, सद्भाव और प्रेम और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तभी जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है। लिखने का मौका हम देंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना, तो आप वहाँ से यूट्यूब से आप रोक के लिख लीजिएगा। अगर जिसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, मोबाइल की सुविधा है और नेट की सुविधा नहीं है तो यहाँ आकर लिख लीजिए। अगर मोबाइल की सुविधा, नेट की भी सुविधा है तो आप घरे रोक के लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पाते तो फिर क्लासेस में हम बैठा के आधा घंटा 1 घंटा पहले लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो पहले समझा रहे हैं तो समझ लो, नहीं तो सुना के लिखने के चक्कर में समझ में नहीं किए। और अगर हम समझ लेंगे तो एग्जाम में ऐसे ही लिख पाएंगे, है ना। जब राष्ट्र हम समझ लेंगे तो राष्ट्र के बारे में रटने की ज़रूरत है, आराम से लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, तो राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब समझते हो? कोई कहेगा तुमसे कि हिंदुस्तान अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, क्या कहोगे? कोई भी हिंदुस्तानी कहेगा कि पाकिस्तान अच्छा है, वो कहेगा कि हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। अमेरिकन से पूछोगे कि अमेरिका अच्छा है कि हिंदुस्तान अच्छा है, अमेरिका अच्छा है। सबको, किसी व्यक्ति को अपन दही खट्टा नहीं लगता है। अगर खट्टो लगे ना तो भूल के भी मत कहना खट्टा, नहीं तो कोई छुओ नहीं करेगा, ठीक है। अपन दही है तो हमारा दही मीठा है। तो हमारा देश, हमारा भारत देश कैसा है? अच्छा है, ठीक है, सबसे मीठा, सबसे अच्छा, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अगर हम अपने देश के प्रति प्रेम को, देशभक्ति को दिखाते हैं कि हमारा देश औरों देश से सबसे अच्छा है, हमारे देश जैसा कोई नहीं है, और वाकई में भारत जैसा तो कोई देश ही नहीं है। इतना बढ़िया देश है, भले कुछ नेताओं ने इसको बर्बाद कर रखा है, लेकिन भारत देश जैसा तो कोई देश नहीं, क्योंकि इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कोई देश ही नहीं है पूरे विश्व में, ऐसा कोई देश नहीं है। सभी धर्म को मान्यता दी जाती है, सभी जाति को मान्यता, सभी लोगों को मान्यता दी जाती है। तो अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में प्रेम को दर्शाना, अपने राष्ट्र की ही बड़ाई करना, अपने देश की ही बड़ाई करना। राष्ट्र मतलब देश ही होता है, राष्ट्र कहें देश कहें, चीज़ वही है। तो अपने देश और अपने राष्ट्र की बड़ाई करना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव को दर्शाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक यहाँ पर नेपोलियन के बारे में आता है, शायद आप लोग नाम सुने होंगे नेपोलियन का। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुने हो जी? ठीक है, बड़ा ही खतरनाक टाइप के आदमी था जी, ठीक है। तो बोला गया है नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है नेपोलियन का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ? 15 अगस्त 1769, 1769। बोला गया नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा सम्राट था, जब वह क्या कहते हैं यूरोप का सम्राट बना। सम्राट मतलब समझते हो? राजा, ठीक है। जब वह राजा बना तो वहाँ का इतिहास ही क्या कहते हैं बदलने की कोशिश, मतलब एक तरह से एक नया इतिहास बनाया, एक नए जीने का तरीका बताया। तो नेपोलियन एक बड़ा ही प्रभावित बोला गया है कि जब वहाँ का वो सम्राट बना
तो यूरोप के शासन में कई सारे बदलाव लाए, कई सारे, यानी कि बोला उसके इतिहास को प्रभावित किया। जैसे कि अगर अभी हम लोग बात करें तो मोदी जी क्या कहते हैं, अभी हमारे देश के क्या है, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री है तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं पे कोई देश है, कोई जगह है तो वहाँ उसका नाम बदल गया, कोई नया योजना आया, ठीक है, तो धीरे 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 बदलाव लाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या कहेंगे, एक नया बदलाव लाना। अगर मोदी जी जब तक हैं, जब रहते रहते यानी जाने के बाद, उनके मरने के बाद हमारे भारत देश में एक अलग विकास हो, या कोई ऐसा नेता जो आए और हमारे देश के इतिहास में बदलाव ला के उसको विकास की ओर ले जाए, तो कहेंगे ना कि हमारे देश में एक अच्छा प्रभाव लाए, है ना, देश बदल दिए, देश का जीने का तरीका बदल दिया, है ना। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि नेपोलियन जो 15 अगस्त 1769 को जन्म लिया था, वह क्या कहते हैं, यूरोप का एक महान सम्राट था, उसने वहाँ के इतिहास को क्या किया, काफ़ी प्रभावित किया, वहाँ के इतिहास में काफ़ी बदलाव लाए, ठीक है। फिर बोला गया है नेपोलियन के बाद अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही क्या बना, सेनापति बना। नेपोलियन जो था सिंपल है, 24 वर्ष की उम्र में एक सेनापति बना, सेना का वो कहा जाता है कि मुख्य अध्यक्ष के रूप में जो बना, इतना आसान नहीं बनता है। एक फिल्म देखे हो तुम लोग, बाहुबली, ठीक है, जब क्या होता है, किसको मारता है जी, एकदम घिनाइल ऐसा रहता है, कोई विलेन रहता है, वो घिनाइल ऐसा रहता है, वो उसको मारता है, जे मारेगा वही राजा बनेगा, ठीक है, तो जो मार देता है तो को सेनापति बनाया जाता है, वो को राजा, यानी कि राजा के बाद समझ लो कि अगर क्या कहते हैं पूरे सेना का अधिकार जो होता है उस सेना के सेनापति के पास होता है ना, क्योंकि राजा देगा जो आदेश किसको देगा, सेनापति को, और सेनापति सभी सेना को देगा, है ना। तो 24 साल की उम्र में ही नेपोलियन जो था वहाँ का क्या बन गया था, सेनापति, कहाँ का, यूरोप का। ये ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही पूछेगा कि कितनी साल की उम्र में नेपोलियन सेनापति बने थे, तो कितना, 24 साल। आगे की ओर चलते हैं। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। अब देखो, हमने बाहुबली सिनेमा का कहानी लाया, तो वहाँ पर एगो था कौन, एगो था बाहुबली, एगो कौन था जी, कौन था, भल्लाल देव। तो भल्लाल देव तो वहाँ पर किसी कारणवश क्या होता है, वो मारने ही वाला बाहुबली होता है, तो उधर से वो गदा से मार देता है तो मर जाता है, ठीक है। जब मर जाता है तो कहता है कि भाई, उसका बाबूजी जो था वो कहता है कि हमारे बेटवे तो मारा, भल्लाल देव मारा, इसी को राजा बना। तो जैसे ही सब कहता है कि इसी को राजा बना, तो सारा प्रजा जो था दुखी हो जाता है कि क्या कहते हैं, इसको नहीं बनाया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं होता है किसी को बोलने का। लेकिन अमरेंद्र बाहुबली जो होता है वो क्या करता है, बहुत लोकप्रिय रहता है, सब उसको चाहता है, क्योंकि वो तो उसको मारा ही, जीता ही, लेकिन क्या कहते हैं, आम जनता के हित के बारे में भी सोचा, तो लोग उससे लोकप्रिय हो गया, उसको कहा कि नहीं, ये अच्छा आदमी है, अच्छा राजा बन सकता है। तो जैसे ही अमरेंद्र बाहुबली को राजा बनाने की घोषित को सारा प्रजा खुश हो गया। तो उसी प्रकार से नेपोलियन भी जो था वह आम जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय था। तो देखते ही देखते पहले तो वो सेनापति बना और बाद में वहाँ का क्या बन गया, शासक बन गया। शासक मतलब राजा, ठीक है, मतलब सारी शासन व्यवस्था किसके हाथ में, नेपोलियन के हाथ में, राजा के हाथ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उस टर्म को तो नेपोलियन के बारे में क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव तो वैसे लिख देना है, नहीं तो बोलेगा नेपोलियन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो इतना कहानी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं, एक टर्म आता है उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या होता है, कभी कभी 3 नंबर में 2 नंबर में पूछता है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो बोला गया है क्या, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा से मूल शब्द लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय व्यक्ति के लिए आज़ादी या कानून के समक्ष समानता। उदारवाद का भावना मतलब कहा गया क्या कि उदारवाद का भावना जब लाया तो कहा गया उदारवाद होता क्या है, तो स्वतंत्रता, सभी लोग अपने हिसाब से काम करें, किसी को कोई नियम कानून मानने की जरूरत नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, उदारवाद। उदारवाद जैसे कहने का मतलब कि आपको कहा गया कि पापा आपको कहें कि बेटा रे पढ़ो, तो उसके बाद घरे गए, किताब कॉपी रख दिए,
और उसके बाद जब गए घरे तो मम्मी शिकायत की तुम्हारे पापा से कि देखो दिन भर न पढ़लक वह आज घूमी था वह, तो उन्हें से पापा तुम्हारे पीठ पर ठोक के कहें कि शाबाश बेटा ऐसे ही घूमते रहो, नहीं पढ़ना है, अब 50 गो रुपये दे दें। इसको क्या कहेंगे? स्वतंत्रता। जैसे जीना है जियो, पढ़ो लिखो चाहे नहीं, पढ़ब तो तू अपना ला, ना पढ़ब तो तू अपना ला, सिंपल सी बात है। तो उसको क्या कहेंगे? आज़ादी। लेकिन अगर नियम कानून औंक देंगे तो 2 थाप मारेंगे, बिहान से 7 बजते बजते घरे तुमको शामिल होना, तो उसे उदारवाद नहीं कहेंगे। तो आप लोग कितने लोग चाहते हैं उदारवाद कि पापा कुछ ना कहे, मम्मी कुछ ना पढ़े चाहे ना पढ़े? सब भीतरे भीतरे चाह रहा है कि हमको भी उदारवाद ही चाहिए, कोई नियम कानून नहीं। जब मन करे 500 रुपया मांगे तो पापा 1000 दें, 2000 मांगे तो 2500 दें, एक किताब ला मांगे तो कि ले बेटा किताबों ले लिए, ले कुछ खा ली है। कितना मजा है जीवन, है ना? तो जो भी रहे, तो उदारवाद का मतलब कि स्वतंत्र लोग से जीना। हर एक बच्चा आज के डेट में स्वतंत्र जीना चाहता। लगता है कि कोनो कुछ हमरा न बोले, ठीक है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, भले शुरुआत में मज़ा आएगा लेकिन बाद में जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हर जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो नियम कानून यानी डिसिप्लिन का होना जरूरी होता है। लेकिन उदारवाद अगर शब्द पूछे कि उदारवाद किसे कहते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। निरंकुशवाद एक ऐसा सरकारी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। बोला गया क्या? निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। मतलब निरंकुशवाद बोला गया कि एक ऐसा सत्ता पहले समझिए सत्ता क्या होता है। तो एक राजा कहीं का राजा होता है, तो वो क्या होता है? देश में नियम कानून लगाता है। जैसे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? यहाँ पर नियम कानून लगाया कि दारू नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगला सरकार आए और कहे कि खूब दारू पियो, मरो चाहे जियो, ठीक है, तो क्या हुआ? कोई नियम नहीं, जिसको जैसे जीना है जियो, मरबा तो तू अपने ला। कोई सत्ता अगर क्या कहते हैं, या उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नियम दारू तो लगा दिए, नीतीश कुमार ने दारू पर बैन लगा दिया, लेकिन क्या दारू बंद है? खुले से मिल रहा है। पहले दारू भट्टी पर पीता था, अब घर ही मिलता, घर ही एगो भट्टी हो गया, ठीक है। लोग को फोन करो, घर पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये क्या है? समाज में नियम कानून पर कोई अंकुश नहीं है। नियम तो बना हुआ है लेकिन उस पर कोई क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नियमावली जो नियम बना हुआ है लेकिन उसको कोई नहीं मानता है, तो उसको क्या कहेंगे? निरंकुशवाद। मतलब कोई नहीं मानेगा। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो कहना नीतीश जी ने क्या किया। कोई क्वेश्चन पूछेगा निरंकुशवाद क्या है, तो एक ऐसी सत्ता जो कि नियम तो है लेकिन नियमों को कोई नहीं मान रहा है, तो उसको निरंकुशवाद कहेंगे। उदाहरण सहित लिखे तो नीतीश जी ने क्या किया? दारू बंद किया, लेकिन खूब दारू लोग सब पी रहा है ना जी। सिंपल सी बात है। आगे की ओर चलते हैं। जनमत संग्रह ये क्या है? तो बोला गया है क्या? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र कि सारी जनता ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि अगर बोला जाए कि हम कहें आप लोग क्या है? जन हैं, और आपका जो विचार है उसी को कहेंगे मत, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कल जो होमवर्क पूरा नहीं करेगा वह अपने गाल पर 4 थप कस के मारेगा। किसको यह नियम लागू हुआ? तो लगभग सब बच्चे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? आपने जवाब दिया। वहीं पर क्या कहते हैं, कुछ बच्चा का क्या कहते, सभी बच्चा ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है सर, तो वो भी एक जनमत हुआ। यानी कि अगर जनता मतलब जनता जनार्दन मतलब कि एक नेता होता है और उसके सामने जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जनता होते हैं, ठीक है। तो जनता जो डिसीजन लेती है मिलके, संग्रह मतलब मिलके, तो उसे क्या कहते हैं? जनमत। किसी गांव में होता है कि गांव में क्या करने हैं, एक क्या कहते हैं, एक ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पर मुफ्त में लोग पढ़े, मुफ्त में लोग
पढ़े। और तो उस कहेगा कि तो टीचर कहाँ से कोई फ्री में पढ़ा देगा, तो ना प्रत्येक गांव से के प्रत्येक घर से क्या कहते हैं 5-5 रुपया लिया जाएगा, 5-5 रुपया लिया जाएगा। जब लिया जाएगा महीना में, तो मान लेते हैं 300 घर, तो 300 घर है, 5-5 रुपया लिया तो कितना 1500 रुपया हुआ। 1 घंटा पढ़ाना है तो 1500 रुपया में एक आध गो टीचर मिल गया, वो आपको 1 घंटा पढ़ा दिया, तो 5 रुपया में पूरा घर का ट्यूशन हो गया ना जी। तो इसके लिए पूरा गांव क्या करेगा, एक मीटिंग करेगा, अब बोलेगा कि गांव में इस तरह का समाज का एक तरह के कार्यक्रम का निर्माण है। तो कुछ लोग कहेगा कि हाँ ये सही है, तो कुछ उसको क्या बोलते हैं जनमत। जहाँ पर 50 गो लोग हैं और 45 गो बोला सही है, 5 गो बोला गलत है, तो 45 गो का बात माना जाएगा, जनमत हुआ। आज कहीं पर 45 गो कहा कि नहीं है और 5 गो कहा सही है, तो उस नहीं हो वाला का बात माना जाएगा। तो अगर कोई भी कहीं भी समाज में अगर कोई व्यक्ति बैठता है और वह अपने विचारों को कोई एक नेतृत्व करने वाला रखता है और उस विचारों को एक समूह मानता है या नहीं मानता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, जनमत संग्रह। यानी एक समूह के द्वारा, एक समिति के द्वारा किसी बातों को माना गया है या नकारा गया है, ठीक है। तो कुछ भी हो तो उसे क्या कहेंगे, जनमत संग्रह। कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। कल्पना दर्श, इसको बोलते हैं यूटोपिया। ये बड़ी कम पूछता है लेकिन पढ़ते हैं। एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। जैसे कि सुने होंगे रामराज सुने हो, रामराज आ जाएगा, तो रामराज राम के समय में आया होगा। अब इस दुनिया में संभव है एक ऐसा दुनिया जहाँ पे किसी को कोई कष्ट नहीं हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब अमीर हो, किसी को पैसे की दिक्कत न हो, एक ऐसी दुनिया जिसको जो मन खाने का मन करे खाए, जिसको मन कहे ना कि अभी हमको क्या कहते हैं, एक बढ़िया क्या कहते हैं फ्राइड मटन खाने का मन है, लॉलीपॉप खाने का मन है, ए लॉलीपॉप आ जाओ, छक दुकुर हाथ पर आ जाए, गप 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 खा ले। कोई कहेगा कि मस्त कोई ऐसा आ जाता कि वो प्लेन मिल जाता और प्लेन से हम उड़ के अमेरिका चले जाते, छक दुकुर तुम्हारे पास एगो बढ़िया था एयरवे बन जाए, आप प्लेन आ जाए, उसमें बैठो, कोई कहे कि आइए सर, कितना मज़ा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि बस सोचो तो ख़त्म ना हो, कितना मज़ा आ जाए। तो ऐसा दुनिया हम लोग कल्पना करें, लेकिन क्या ऐसी दुनिया संभव है जहाँ पे हम सोचें और हमारे सामने आ जाए? इसकी कल्पना तो हम लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग कल्पना करते हैं। एक समय की बात है, एक बच्चे को हम पढ़ाते थे, उस क्लासेस का 10th का ही बात है, उस क्लासेस का सबसे भोंद बच्चा वो था, ठीक है। और क्या किया, एग्ज़ाम का अंतिम समय था, तब बड़ा बढ़िया से प्रेम से कर रहा है ना कि जानते हैं सर आप, हम उसको हमेशा कहते थे, रे तू पढ़ेगा, रे तू हमेशा फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ता ही हो, तू कह रहा है बड़ा बढ़िया से प्रेम से, क्या कह रहा है हमको कि जानते हैं सर काज नहीं, आप तो रोज़ मेरा इंसल्ट करते हैं, काज नहीं ऐसा हो ना कि हम पूरा बिहार में टॉप कर जाएं, तब सर आपका बोलिए बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, जिसको बढ़िया से जोड़ घटाव नहीं आ रहा, मैथ नहीं बन रहा, कुछ लिख नहीं रहा, और वो अचानक से क्या कोई अल्लाह दिन का चिराग लग जाएगा कि वो टॉप कर जाएगा। बिहार बोर्ड है, घिसते घिसते पास तो हो गए, चलो बात की बात है, लेकिन टॉप करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, बैठल बैठल सोच रहा होगा, अपना कल्पना का फुर पर उड़ा रहा हो, क्या काश ऐसा होता कि मैं अमीर बन जाता, काश कि मैं टॉप कर जाता। हम आँख मूंदते, कभी कभी बच्चे एग्जाम में जाते हैं, ऑप्शन 4 गो रहता है, आँखवा मूंद के अंगल मंगल बुध एतवार, और कौनी हाथ में शुक्र भगवान, सी पर आ गया, हाँ सी आंसर, जब बजरंग बोली सी आंसर सही। तो क्या वो तो कभी कदाल हनुमान टिक लग गया, लेकिन हमेशा क्या बउआ 50 गो ऑब्जेक्टिव, 50 में हनुमान टिक लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर क्या है, बेकार ही ना हो जाएगा जी। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि हनुमान टिक के फेरा में नहीं रहना है ना। तो बोला गया एक यूटोपिया मतलब कल्पना दर्श, यानी कि ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसी दुनिया जहाँ पे हम जो चाहें वो मिल जाए। तो वैसे क्या कहते हैं समाज को, क्या कहते हैं, कल्पना दर्श यानी यूटोपिया, जो कि वास्तविक में संभव नहीं है। धरती पे चाहे कि स्वर्ग हो जाए तो संभव है, ये तो पापों की दुनिया, यहाँ स्वर्ग कहाँ। हर व्यक्ति एक दूसरे को मारना चाहता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को दबाना चाहता है। तुम लोग 2 दोस्त हो, पक्का यार हो फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पर एक को कह देना कि तोरा नौकरी लगा देंगे, तो बस केकरो कहना ना, एकदम जिगरी दोस्त हो, लेकिन क्या कहते तुम चुप्पे रहो कि ना कह दें तो गड़बड़ा दे, सही में तो बताएगा नहीं बताएगा, तो वहाँ पर दोस्ती खत्म। तो यही तो क्या कहते हैं, स्वर्ग लोग खत्म, रामराज खत्म। तो ये दुनिया पापों की दुनिया, यहाँ पर जो चाहे वो कहाँ से हो पाएगा। यहाँ तो दुनिया आगे पीछे जा रहा है।
तो सिंपल अगर कोई पूछे कि यूटोपिया या कल्पनादर्श क्या है, बड़ी कम पूछता है, लेकिन जब कह देना है कि ऐसी दुनिया जो कि कल्पना किया जाए वास्तव में संभव नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? यूटोपिया कहते हैं। रूमानीवाद, रूमानीवाद क्या हुआ? क्या हुआ? सीधा बैठो रे गधा, तेरा काहे तो हो रहा है, देहा टकर रहा है कारे, कुत्ता के मीट खाओ सब सही कर जाएगा, ठीक है? अरे वाह, ठीक है। रूमानीवाद क्या होता है? तो कहा गया एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। जैसे देखो अभी क्या होता है हमारे देश में, क्या होता है? भगवा लोग सब क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमान को देश से भगाएंगे, लोग किए जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? एक ऐसा सोच जहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर हिंदू का ही राज हो, हिंदू लोग सोचे, सब लोग क्या कहते हैं, राम की तरह जिए। तो क्या कहते हैं? राम, खाली राम राज, जय श्री राम कर, राम का कहना कोई मान रहा है? श्री राम जी कहीं नो क्या कहते हैं, ऊंच नीच गरीब अमीर देखते थे, वो सबको बराबर मानते थे। वो हिंदू और मुसलमान करते थे? नहीं करते थे। तो आप राम का बोलना कर जय श्री राम कहते हैं, अगले ही पल कहते हैं कि मुसलमान हमारा नहीं है, तो सिख नहीं है हमारा, तो ईसाई नहीं है हमारा, तो फिर कहाँ राम मान रहे हैं, ठीक है? तो एक ऐसा हमारे देश में एक आंदोलन टाइप से चल रहा है कि मुसलमान जो होता है हमारे देश का हित नहीं चाहता है, और लोग हिंदू करके क्या कहते हैं, मुसलमान को ये करा। तो सभी मुसलमान बुरे नहीं हैं, कुछ नेता लोग उसे गलत भावना को देके कुछ महत्वाकांक्षी लोग उसके गलत साबित किए, लेकिन वास्तव में सभी मुस्लिम बुरे नहीं हैं, सभी हिंदू, क्या सारे हिंदू अच्छे हैं? कहीं ना कहीं कुछ गलती है, ठीक है? तो वही बोला गया, रूमानीवाद कहा गया एक ऐसा आंदोलन, खास करके सांस्कृतिक आंदोलन, जहाँ पे संस्कृति के विकास, एक देश में संस्कृति के विकास के लिए आंदोलन किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? रूमानीवाद। अगर एक देश में क्या कहते, कुछ समूह, कुछ ग्रुप क्या करे, देश में एक आंदोलन चलाए कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरे भारत को क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वह एक आंदोलन क्या कहलाएगा? रूमानीवाद कहलाएगा। यानी किसी सांस्कृतिक आंदोलन अगर किसी देश में किया जाता है किसी बदलाव के लिए, तो उसे एक क्या कहते हैं, टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रूमानीवाद। अगला हमारा क्या है? जुंकर्स क्या होता है? तो प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसे बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। बोला गया अगर कोई पूछे 2 नंबर में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जुंकर्स से आप क्या समझते हैं, जुंकर शब्द का क्या अर्थ है, तो बोलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछेगा तो प्रसा की सामाजिक श्रेणी का नाम। जैसे कि बोला गया है कि यूरोप में उस तरह का सामाजिक श्रेणी था, जैसे होता है ना हम लोग के समय में होता है जमींदार, राजा, महाराज, ठीक है, होता है ना, तो वैसा ही क्या कहते हैं, यूरोप में एक नाम था जिसे हम लोग जुंकर कहते थे। जैसे कि हमारे देश में एक समय क्या था, जमींदार था, उसके क्या कहते हैं, अंडर में ढेर सारा गांव था, है ना। तो बोला गया है क्या, जुंकर से एक ऐसा शब्द है जिसमें बोला गया सामाजिक श्रेणी, एक वर्ग का नाम है, ठीक है। एक समय था ना कि एगो राजा था और एगो प्रजा था, राजा और प्रजा के बीच में जमींदार था, कुछ क्या कहते हैं साहूकार था, तो एगो नाम दिया गया है कि साहूकार है, ये क्या कहते हैं, जैसे हमारे समाज में कहता है ठाकुर है, मट्टी का क्या कहते हैं बनाता है तो वो क्या कहते हैं कुम्हार है, लोहा का कोई बर्तन बनाता है तो वो क्या कहते हैं लोहार है। तो एक श्रेणी दिया गया है ना, तो जो ज़मीन का मालिक है उसे ज़मींदार कहते हैं, जो पूरे क्या कहते हैं समाज का मालिक हो गया वो राजा है। ये शब्द दिया गया, श्रेणी दिया गया है ना। तो किसी समाज में एक नाम से संबोधित किया जाता है, एक श्रेणी से संबोधित किया जाता था, यानी उस श्रेणी को एक नाम से संबोधित किया जाता था, तो उसे एक शब्द से यूरोप में पुकारा जाता था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जुंकर्स कहते हैं। यूरोप में उसे जुंकर कहते थे, हम लोग यहाँ पर जमींदार कहते हैं, राजा कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, लोहार कहते हैं, हजाम कहते हैं, कोई भी एक नाम से संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है। तो अभी अभी हमने बताया था राष्ट्रवाद क्या है। टाइम कितना हुआ, 6 पूरा बज गया, पौने होने वाला है, 1 ना है, चलिए तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बोला गया है क्या, राष्ट्रवाद का उदय का कारण। तो बोला गया है क्या कि राष्ट्रवाद, तो अभी हमने बोला कि अपने ही देश की बड़ाई करना, अपने ही देश से प्रेम करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद कैसे लागू हुआ,
जब हमारा वो याद करो वो दिन जब हमारा देश गुलाम था, हमारा देश गुलाम था। जब गुलाम था तो अंग्रेज जे मंचे आता था वो करता था, हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ, जिसको चाहे मारा, जिसको चाहे जो किया, जैसे चाहे वैसे उसका शोषण करता था, शोषण करता था। तो जो कमज़ोर वर्ग थे, बुद्धिजीवी नहीं थे या कुछ बुद्धिजीवी थे तो उनको हिम्मत नहीं होती थी तो उस पर आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन देखते 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 क्या हुआ, कब तक आवाज़ दबे, कभी तो उठेगा। रोज़ किसी को रोज़ बिना गलती के 2 थाप मारो, वो बहुत शरीफ बंदा है, उसको बिना गलती के रोज़ 2 थाप मारो तो एक आध दिन तो ऐसा आएगा वो क्या करेगा, आपको पकड़ के 4 थाप दे देगा। कब तक बर्दाश्त करेगा। तो उसी प्रकार से जब देश हमारा गुलाम था तो कई प्रकार का अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो उस शोषण से बचने के लिए कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ने आवाज़ उठाया कि नहीं, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, जिसके लिए बहुत सारे नाम हैं, जैसे झांसी की रानी का हो, महात्मा गांधी कहें, सुभाष चंद्र बोस कहें, भगत सिंह कहें, हजारों लोग जो हैं हमारे देश के क्या थे, आज़ादी की लड़ाई में लड़े, मरे, ठीक है, शहीद हुए, ठीक है। तो क्यों चाहते थे? क्योंकि हमारे देश के लोगों को लोग दबाए नहीं, अंग्रेज जो चाहे वो करे वैसा संभव नहीं होता। राष्ट्रवाद का वहीं से उदय होता है कि अगर कोई क्या करता है, किसी को दबाता है, उस पर ज़बरदस्ती करता है तो आज न कल वो अंदर का गुबार जो है निकलता ही है। तो उसी वहीं से क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। सब धीरे 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 क्या हुआ, देश के लिए चला। जैसे कि एक समय की बात है, भगत सिंह का नाम तो सब लोग सुने होंगे। कौन दल से थे? नरम की गरम? गरम दल के थे। तो गरम दल के थे तो जब उनको फांसी का सज़ा सुनाया गया तो ऐसा कहा गया, कहीं कहीं बुक पे चर्चा है कि क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को छुड़ा लेते। तो कहा गया, जब पूछा गया कि एक तरफ भगत बताओ तुम, एक तरफ अगर तुम क्या कहते हैं, अगर अंग्रेज ने कुछ चाल खेला था गांधी जी के साथ, राजनीति किया था, कहा कि अगर तुमको फांसी अगर हो जाता है, फांसी तुमको हो जाता है ना, तो हमारा देश हो सकता है आज़ाद हो जाए। तो क्या चाहते हो, तुमको छुड़ा लें कि तुमको फांसी होने दें? क्या चाहते हो, देश आज़ाद हो जाए कि तुमको छुड़ा के ऐसे ही करते रहें? तो भगत सिंह कहें कि चलिए हमरा मरने दीजिए, हमरा मरने से अगर देश आज़ाद हो जाता है तो इससे अच्छा क्या बात है। लेकिन जब उस समय तक आया, जब एक समय की बात थी जब भगत सिंह बड़े छोटे से उम्र में बड़ा ही तेजस्वी टाइप के आदमी थे, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति टाइप के आदमी थे। तो कहे ना कि हम लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो कुछ लोग कहता है कि यह देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग कहता है कि सब आतंकवादी है। तो हमारे विचारों को जब तक लोग नहीं जानेगा तो हम क्यों ना क्या कहते हैं, तब तक हमको कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और अगर हमारे देश को आज़ाद करना है तो अकेले 2, 4, 10 और 50 आदमी के बस की बात नहीं है, पूरे देश को एकजुट होना होगा, तभी हमारा देश क्या होगा, आज़ाद होगा। तब क्या कहते हैं, वो सोचे कि कैसे होगा। तो कहे कि तब क्या कहते हैं, ये अंग्रेज और बहरी सरकार के कानों में जू डालने, आवाज़ डालने के लिए बम का विस्फोट करना होगा। तो क्या किए, बम बनाए, और बम बना के क्या कहते हैं, कहाँ पे संविधान कहाँ पे होता है, कहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं भाषण देता है, दिल्ली में जो भी था वहाँ पे। तो वहाँ पे कई अंग्रेज लोग मिल के अपना भाषण दिए जा रहे थे, वहाँ पर गए और जाके क्या कहते हैं उस जगह पे बम पटके जहाँ पे कोई जनता नहीं है, और क्या कहते हैं देश का क्या कहते हैं नारा लेते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लेते हुए क्या कहते हैं खुद से आत्मसमर्पण हो गए, समर्पण हो गए, जेल में चले गए। और जब उनकी सुनवाई होती थी, तो वो क्या करते थे, अपने विचारों को रखते थे और वही विचार पेपर में रोज छपाता था, और वो पेपर में पूरा देश में गया। तो सारे देश के लोग उनके विचारों को जाना कि नहीं, ये देश के हित के बारे में सोचता है, ये लड़का है, हम लोग जो घर पे बैठ के आराम से खा रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचते, पूरे देश के लिए सोचता है। तो धीरे 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 भगत सिंह के विचारों से लोग सहमत हो गए। और उसी दौरान उनके ही एक करीबी दोस्त ने क्या किया, वो धोखा दे दिया, और एक केस में क्या कहते हैं उसको संदिग्ध पाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा हो गई, फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन उस समय तक पूरे देश में इतनी क्रांति आ गई थी, हर बच्चा भगत सिंह की बात बोल रहा था,
हर बच्चा भगत सिंह के जैसा सोचता था। एक भगत सिंह मरने को तैयार था, लेकिन उनके जैसा कितने भगत सिंह मरने को तैयार थे। जब भगत सिंह क्या कहते हो चुपके रात में फांसी दे दिया गया, जिस डेट में था डेट से पहले ही रात के फांसी दे दिया गया, क्योंकि नहीं देता ना तो इतना जनता वहाँ पर पहुँच गया था कि दीवार को तोड़ के भगत सिंह को बचा लेता। लेकिन देखा कि अभी अगर क्या कहते हैं ये अगर जेल के अंदर है तो इतना तबाही मचा दिया, अगर जेल से बाहर आएगा तो कितना तबाही। अंग्रेज डर के थरथराए लगा, एकदम कांपने लगा कि अरे बाप अब तो हमारा आज़ादी खत्म हो जाएगा, अब तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। उसको चुपके से फांसी दे दिया। लेकिन फिर भी क्या कहते हो आवाज़, भगत सिंह मरने को तो मर गए लेकिन उनकी आवाज़ बंद नहीं हुआ। अब हर बच्चा भगत सिंह की बातें बोलने लगा। वो मरने के लिए तैयार हुआ, अंग्रेज को काटने के लिए तैयार हो गया। और देखते देखते बहुत सी परिस्थिति हुई, उस समय विश्व युद्ध भी हुआ और उसी दौरान क्या कहते हैं हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये भी एक कारण था भारत देश को आज़ाद होने का। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या होता है, निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां से जनता क्या है, खुश नहीं है, उसका शोषण हो रहा है। तो इस कारण से भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। उदारवादी विचारों का प्रसार, मतलब जिसको आए जो मन करे, तो ये क्या होगा, समाज चलेगा, घर चलेगा, दुनिया चलेगा, नहीं चलेगा। इसके कारण भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा, मतलब सब कहे कि हमको जो मन में आए वो करे। हमारा देश आज़ाद हो गया और संविधान लागू ना होता, जिसको होता कि चलो आज़ाद हो, जरा मन में आओ जो करो, तो ओकरा वो मार देता, ओकरा वो मारता, तो देश चलता। तो इसके कारण भी क्या कहते हैं राष्ट्रवाद का उदय हुआ। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, और राष्ट्रवाद का उदय सबसे बड़ा चीज़, एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को बदल सकता है। अशिक्षित व्यक्ति को पता ही नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। जैसे कि अगर एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति से पूछो कि भारत देश आज़ाद हुआ तो क्या फायदा हुआ, तो कहेगा ना आज़ाद होली तो होले, पहले कोची कहते हैं अंग्रेज राज कर ले, अब तो मोदिया राज करे, सब तो सोचने के लिए कोई हमरा खाए ला देले है, यही ना बोलेगा जी। लेकिन आज़ादी का मतलब कि पहले अंग्रेज राज कर रहा था, तो जो आप बना रहे थे, जो आप खेतों में उगा रहे थे, उसका 30% 90% वो लेके चल जा रहा था, कभी कभी 100% लेकर चल जाता था। क्या आज हमारे मोदी जी या कोई और भी नेता ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ अंतर है, तो ये पढ़ा लिखी व्यक्ति ही समझेगा। तो समाज में राष्ट्रवाद का उदय होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, ऊंच नीच का भावना खत्म होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। अतः हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है, तो ये 4-5 पॉइंट डाल दीजिएगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, तो ये हम लोग को याद रख लेना, एक काम का चीज़ है। यूरोप में पूछेगा कि राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, और बताएं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा के बाद तीसरा। तो पहला विकास क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, अलग से इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिक संहिता, ये क्या है हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बस अभी समझ लो कि उसका विकास कैसे करें। तो सबसे पहले 1789 में क्या आया, फ्रांसीसी क्रांति हुआ। उसके बाद 1804 में नागरिक संहिता लागू हुआ। फिर 1815 में वियना की संधि हुई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उदारवादियों की क्रांति कब हुआ, तो 1848 में। फिर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1866 से 1871 में। या इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1859 से 1871 के बीच में। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही अच्छा है, तो आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789। नागरिक संहिता कब लागू हुआ, 1804। उसी तरह से वियना की संधि कब हुई, 1815। अगला बोला जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1866 से 1871 के बीच। फिर पूछेगा इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और उसका क्रमिक विकास भी पूछ सकता है, तो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या निर्माण, ये हम लोग आज पढ़ते हैं, देखते हैं। बोला गया है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। अभी हमने देखा था कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि एक समूह को, एक क्षेत्र विशेष को क्या करना है, एक ही प्रकार की भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान सब एक होना चाहिए। अब एक वो कहेगा कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, एक वो बोलेगा कि क्या कहते हैं इंग्लिश बोलेंगे,
ना। इंग्लिश अंग्रेजी तो एक क्यों हुआ, एगो बोलेगा कि हम कन्नड़ बोलेंगे तो पता चलेगा। आज हमारे देश में हिंदी भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में कहते हैं, तो क्या होता है, सब लोग हिंदी जानता है तब ना। अगर क्या कहते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। आज हम लोग कहते हैं कि हम पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो लगभग लोग यहाँ के हिंदू हैं तब ना। नहीं तो 40% जनता, अगर 50% जनता मुस्लिम होती और 50% जनता हिंदू होती तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाना संभव था? नहीं था। तो एक ही पर तो वही बोला गया है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले एक सामूहिक पहचान, मतलब एक ही प्रकार के लोग हो, उनकी संस्कृति एक हो, उनकी बोलचाल एक हो, उनका रहन सहन मिलता जुलता हो, तो उसे क्या कहते हैं, तब जाके एक राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। जैसे कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो क्या पाकिस्तान में सब मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मुसलमान है। ठीक है, तो एक तरह से मुस्लिम देश के रूप में है, तो वही बोला गया है कि सब एक तरह के, तब वहाँ पर हिंदू कुछ बोलेगा तो अगर बात चलेगा। हमारे भारतवर्ष में मुसलमान का चलता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू के तो कुछ नहीं कोई पूछता है। ऐसा स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ के लोग जो हैं हिंदुओं को बहुत दयनीय स्थिति करते हैं। आज भी हमारे समाज में अगर कहीं पर क्या कहते हैं 500 घर हिंदू है, एक आध घर मुसलमान हो जाए, तो हम लोग हिंदू हैं, कुछ ज़्यादा तंग नहीं करते। कुछ लोग तंग करते लेकिन नहीं तंग करते। लेकिन 500 घर क्या कहते हैं मुसलमान हो, एक घर हिंदू हो, उसको रहने नहीं देगा, ऐसा परेशान करता है लोग। तो वैसे देश का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो देश का निर्माण कब हो सकता है, राष्ट्रवाद का निर्माण कब हो सकता है? जब सभी एक प्रकार के हों, सबका विचार एक मत हो, सब एक ही तरह से रहन सहन हो, बोलचाल भाषा भी एक हो, तो राष्ट्र का क्या कहते हैं निर्माण, राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे कि हैब्सबर्ग समाज के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। बोला गया है क्या कि वहाँ के लोग जो थे यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे कि बोला गया हैब्सबर्ग के लोग समाज में क्या कहते हैं, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो अलग अलग भाषा बोलेगा तो कैसे, अब यहीं के लोग क्या कहते हैं, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई फ्रांसी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो कैसे कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र हिंदी बोला जाए? होगा। लेकिन क्या किया, मैक्सिमम लोग जो होता है, अधिकतम से अधिकतम लोग क्या कहते हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं। तो उसे क्या किया, हिंदू राष्ट्र उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी कर दी गई। अब वहीं पर क्या होता, मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलते, तो राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाती, इंग्लिश हो जाती। तो वहाँ पर क्या होता है, बोले ना कि अभी हमने क्या बताया था कि सामाजिक संग्रह बताया ना, कि एक समूह के लोग जिसमें 80% एक बात को मान रहे हैं, बाकी 20% नहीं मान रहे हैं, तो 80% वाले का बात माना जाएगा। जैसे कि अगर एक गांव में या एक पंचायत में वो मुखिया खड़ा हुआ और पूरा 2000 वोट है, और जरा में 1500 वोट एगो के पड़ा, 500 वोट दूसरका के पड़ा, तो कौन जीतेगा, 1500 वाला, क्योंकि जनसंग्रह उसको मत दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, तो अलग अलग बात बोला गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का कारण है कि किसी, पहला बात कोई पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है सबसे पहले कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ अपने ही देश से प्रेम करना होता है, अपने देश से प्रेम की भावना को दर्शाना होता है। और किसी देश के निर्माण के लिए एक समूह के साथ एक तरह की भाषा, एक तरह का रहन सहन, एक तरह की संस्कृति हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्रवाद की पहचान शुरुआत होती है। और जैसे कि एग्जाम्पल में दे देंगे, यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे कि हैब्सबर्ग समाज में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक है, इतना कर देंगे, आपका कहानी 3 नंबर का पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, यूरोप समाज की संरचना, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, है ना। कुछ ज़्यादा ही हो गया, 6 बज गया होगा, हो गया कि पार कर गया, 9 बजा है।